हाँ चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हम प्यार न करने देगी। दोस्तों मैं अतुल कुमार मसौती आज आपको लेकर चलूंगा तारों के शहर में, उन तारों के शहर में जहां आपको साइरस, डॉग स्टार, सन यानी सूर्य जैसे तारों से मुलाकात होगी और उससे अलग हमारी आकाशगंगा, दुग्ध, मेखला, मंदाकिनी से मुलाकात होगी और उसमें उपस्थित हमारे सौरमंडल में उपस्थित सभी ग्रह, आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि, मंगल, ये इन सब से मुलाकात आपकी कराऊंगा। तो बने रही हमारे इस वीडियो के अंत तक, आपको बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है। फनी वे में बेहतरीन ट्रिक के साथ आप लोगों को कराने वाला हूं मैं ब्रह्मांड विज्ञान। क्या दोस्तों? ब्रह्मांड विज्ञान। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पृथ्वी पर खड़ा हुआ ये मानव, ये व्यक्ति, ये इंसान ये सोच रहा है कि यार जो हम रात को आसमान की ओर देखते हैं ये क्या है। तो इसको क्या आंसर मिला है? क्या है? तो ये कह रहा है कि क्या है? क्या ये ब्रह्मांड है? क्या ये आसमान है, अंबर है, क्या है? इन सभी बातों को लेकर जानेंगे। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि क्या है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो ब्रह्मांड आपके सामने एक परिभाषा आती है जो मैं आपको बता रहा हूं कि ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसकी अंतर वस्तु को कहते हैं। मतलब ब्रह्मांड या तो पूरा संपूर्ण समय और उसके अंदर जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन अंतर वस्तु को कहते हैं। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, खगोलीय पिंड, गैलेक्सियों के बीच के अंतरिक्ष, अंतर्वस्तु, अपरिमाणिक कण और सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा शामिल होती है। वो सब क्या है? ब्रह्मांड है। जिसमें सूर्य, इसमें तारे भी हो, ग्रह हो, उपग्रह हो, खगोलीय पिंड हो, अपरिमाणिक कण हो जिसका कोई परिमाण ना हो, मतलब ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? ब्रह्मांड बनाते हैं। यानी क्या कहलाती है वो? कॉस्मोलॉजी कहलाती है। ठीक है मित्रों, बात समझ पा रहे हो? चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए ब्रह्मांड की हमने जानकारी ली अभी और हम आगे बात करेंगे कि ब्रह्मांड के संबंध में सबसे पहले विचार पेश किसने किए। ब्रह्मांड के संबंध में सबसे पहले विचार पेश किसने किए, उन व्यक्तियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं विचार पेश करने की बात करूं तो सन 140 ईस्वी में क्लाडियस टॉलमी नाम के एक व्यक्ति थे जिनको हम पादरी भी कहते हैं, एक पास्टर के रूप में उनको जाना जाता है, सर क्लाडियस टॉलमी, जिन्होंने सन 140 ईस्वी में ये बताने का काम करा कि ब्रह्मांड क्या है। उसके बाद निकोलस कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में अपनी एक अवधारणा दी और बताया कि ब्रह्मांड तो ऐसा है वैसा नहीं है जैसा कि क्लाडियस टॉलमी बताकर चले गए। उसके बाद डॉक्टर हर्शेल 1805 में आते हैं, दूरबीन की सहायता से उसका व्यास बताते हैं। एडविन पी हबल 1925 में आकर एक नया ही कीर्तिमान रचकर कुछ नई जानकारी हमें देते हैं। तो हम आगे चले तो हमें पता चलेगा कि ये क्लाडियस टॉलमी जो हैं इन्होंने क्या काम किया, कैसे, क्यों इनको पहचाने। तो क्लाडियस टॉलमी ने जो अवधारणाएं दी, क्लाडियस टॉलमी ने जो अवधारणा दी उसको कहा गया जियोसेंट्रिक अवधारणा। क्या कहा गया? जियोसेंट्रिक अवधारणा। अब इसको जियोसेंट्रिक अवधारणा क्यों कहा गया? इसको जियोसेंट्रिक अवधारणा इसलिए कहा गया क्योंकि पृथ्वी का आकार है जियोड। कैसा है? अंडाकार। तो जियोड मतलब, जियो मतलब पृथ्वी, तो जियो मतलब जियोसेंट्रिक मतलब जियो का सेंटर में होना। यानी इन्होंने बताया कि पूरे ब्रह्मांड में बीचों बीच जो है वो पृथ्वी है और सूर्य व अन्य ग्रह, उपग्रह सब इसके परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये बात किसने कही? क्लाडियस टॉलमी ने। किसने कही? क्लाडियस टॉलमी ने। मिस्र यूनानी परंपरा के, मिस्र के रहने वाले थे, यूनान में इन्होंने पढ़ाई करी तो इसलिए इनको मिस्र यूनानी दोनों के नाम से पुकारा जाता है। मिस्र यूनानी परंपरा के प्रख्यात खगोल शास्त्री क्लाडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में सर्वप्रथम इसका नियमित अध्ययन प्रारंभ किया और बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य व अन्य ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। तो टॉलमी की यह अवधारणा क्या कहलाई? जियोसेंट्रिक अवधारणा कहलाई। क्या कहलाई भाई? जियोसेंट्रिक अवधारणा कहलाई। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने सभी मित्रों को बताएं इस चैनल के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और पता करते हैं कुछ एक नई अवधारणा के बारे में जिसको 1543 ईस्वी में निकोलस कोपरनिकस ने दिया था। देखिए 1543 ईस्वी में निकोलस कोपरनिकस आते हैं। ये तो देखो मैंने बताया अर्थ, पृथ्वी बीच में है। हाँ आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी इसमें बीच में है और सब उसके क्या लगा रहे हैं?
चक्कर लगा रहे हैं। मैंने आपको डायग्राम दिखाने का प्रयास किया है जिससे कि पिक्चर आपके मन में बस जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है पिक्चर से की हुई चीज़ें यादें वो बहुत लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रहती है। जब आप ए बोलते हो तो ए फॉर एप्पल हमेशा याद रहता है, चाहे ए फॉर अभिषेक कर दो, ए फॉर ऐश्वर्या कर दो कोई, लेकिन जो आपके माइंड में रहेगा सबसे पहले आपके मन में पिक्चर में क्या बसा हुआ है, ए फॉर एप्पल बसा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरी आती है हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। सन 1443 ईस्वी में, सॉरी 1500, सन 1543 ईस्वी में सर कोपरनिकस आते हैं और उन्होंने बताया कि जो क्लॉडियस टोलेमी आपको बताकर चले गए कि पृथ्वी बीच में है और सूर्य व अन्य ग्रह उपग्रह उसके चक्कर लगाते हैं, वो बात गलत थी। उनको जानकारी नहीं थी। जानकारी नहीं थी तो समाज ने पूछा कि आप बताओ क्या है मैटर। मैटर ये है, इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के जो बीचों बीच है ना वो सूर्य है। सूर्य है और सूर्य हीलियम और हाइड्रोजन से बना है, ऐसा आप याद कर सकते हो कि इस अवधारणा को हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कहा गया। क्या कहा गया इसको? हेलियोसेंट्रिक अवधारणा इसको कहा गया। ठीक है, इन्होंने कहा कि पृथ्वी गतिमान है। पृथ्वी क्या है? गतिमान है। जबकि क्लॉडियस टोलेमी ने कहा कि पृथ्वी अपनी जगह स्थिर है और बाकी सूर्य व अन्य ग्रह उपग्रह उसके चक्कर लगाकर गतिमान हो रहे हैं। ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी। देखिएगा, इन्होंने सूर्य को बीच में बताया, पृथ्वी को उसका चक्कर काटते बताया और बाकी ग्रह उपग्रह सब क्या कर रहे हैं, इसके चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि आज भी ये मान्यता है कि सूर्य बीच में है और उसके चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो चक्कर लगा रही है। लेकिन जब डॉक्टर हर्षेल आएंगे तो वो कहेंगे जिसे आप ब्रह्मांड मान बैठे हो वो ब्रह्मांड नहीं है, जिसे आप देश माने बैठे हो वो देश नहीं, वो तो एक छोटा सा गाँव है, मोहल्ला है, और उस मोहल्ले को हमारे को क्या कहते हैं? सौरमंडल, सौर परिवार। ठीक है, बात समझे? बड़े आगे। अब आगे हम बढ़ते हैं तो पाते हैं एक नई अवधारणा, एक नई सोच, एक नई थॉट आपके सामने आएगी उभर कर, जिसमें आपको पता लगेगा कि हाँ सर वास्तव में जो आपने बातें बताई वो सही थी। चलिए अब इससे आगे अगर हम बात करें तो नाम आता है 1805 में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री हर्सेल का। इन्होंने दूरबीन ली और दूरबीन से देखना प्रारंभ किया। आप लोग ये सोच रहे हो कि सर ये झूठ बोल रहे हो, इतनी लंबी दूरबीन कहाँ से ले ली? हाँ जी, खगोलीय दुनिया को जांच करने के लिए दूरबीनों का प्रयोग बहुत बड़े स्तर पर किया गया। तो जिन्होंने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का एक अध्ययन किया और बताया कि सौरमंडल आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। मतलब क्लॉडियस टोलेमी और कोपरनिकस जिसको ब्रह्मांड बता रहे थे, इन्होंने कह दिया कि वो तो ब्रह्मांड का एक अंश मात्र है, वो ब्रह्मांड नहीं है। ब्रह्मांड तो अपरंपार है, बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। यानी ऐसे बहुत से सौरमंडल आकाश गंगा में पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको शेयर भी करते रहें अपने सभी मित्रों में। अब इन्होंने कहा कि ऐसे लाखों करोड़ों आकाश गंगा, ये सौरमंडल हमारी आकाश गंगा में, देखिए ये सौर परिवार, ये भी सौर परिवार, ये भी सौर परिवार, कोई ये भी सौर परिवार, ये सौर परिवार, ये अपना क्या है, एक सौर परिवार की अपनी एक आकाश गंगा इन्होंने बता दी। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए देखिए, उसके बाद आगमन होता है, एक नई व्यक्ति की एंट्री होती है। एंट्री कौन करता है? एंट्री करता है अमेरिका का खगोलज्ञ एडविन पी हबल। एडविन पी हबल ने 1925 में यह बताया, यह जानकारी दी कि दृश्य पथ में, मतलब जहां तक हम देख पा रहे हैं, दृश्य पथ में आने वाला ब्रह्मांड का व्यास, दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास करोड़ यानी 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है और इसके अंदर हमारी आकाश गंगा की भांति लाखों आकाश गंगाएं हैं। मतलब इन्होंने कुछ नई जानकारी दी। इन्होंने कहा कि लाखों आकाश गंगाएं हैं हमारी आकाश गंगा की भांति, और उसका जो व्यास है ना, व्यास क्या होता है, जो देख, अगर ये ब्रह्मांड है तो ये इसका व्यास, ये क्या है, व्यास है। लेकिन मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो ये क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है भाई, बात समझिए। बड़े आगे देखिए, ये इसका व्यास है। चल भी आगे चल। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में दो प्रकार की अवधारणा सामने आती है। मतलब दो प्रकार की अवधारणा हमेशा से देखा गया है, एक तो धार्मिक अवधारणा, एक आपका वैज्ञानिक अवधारणा। अब धार्मिक लोग क्या कहते हैं, एक धार्मिक दृष्टिकोण आपके सामने आता है, दूसरा आपका
दूसरा आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जब हम धार्मिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो इसमें वेदों के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार बात करेंगे। और जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करेंगे तो बिग बैंग थ्योरी जो कि जॉर्ज लेमेंटे ने दी थी उसकी बात करेंगे, और साम्यावस्था सिद्धांत और दोलन सिद्धांत, इन तीनों सिद्धांत के बारे में बात करेंगे तो पता चलेगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और धीरे धीरे एक सीक्वेंस वाइज, एक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे और पता करेंगे कि हाँ सर इसमें ऐसा हुआ। चलिए, थोड़ा आज जो डिस्प्ले है वो हैंग चल रही है तो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी लेट से आ रही है निकल के। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत, एक तो बिग बैंग सिद्धांत, साम्यावस्था सिद्धांत, ये मैं बता चुका हूं। आइए सबसे पहले जानते हैं धार्मिक दृष्टिकोण से, क्योंकि सबसे पहले दृष्टिकोण आता है धार्मिक दृष्टिकोण। धार्मिक दृष्टिकोण कहता है कि आप लोग भूखे रह के भगवान को, अल्लाह को, अपने ईश्वर को, अपने कृष्ण भगवान को, अपने हनुमान को याद करिएगा तो आप लोगों के भगवान जल्दी प्रकट होंगे। ये धार्मिक दृष्टिकोण कहता है। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आप हफ्ते में एक दिन भूखा रह लोगे तो आपकी जो मशीनरी है ना वो काम अच्छे से करेगी, मतलब उसको सांस मिल जाएगा, उसको उसकी उम्र बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही होगी। चलिए, और दूसरी बात ऐसी कुछ अवधारणा है, कुछ धार्मिक अवधारणाएं जो हम देखते हैं और वैज्ञानिक कुछ उसका कारण अलग बताते हैं। धार्मिक अवधारणा जैसे आपने देखा नींबू और मिर्च को गेट पर टांगा जाता है जिससे कि भूत प्रेत ना आए, ये धार्मिक अवधारणा है। लेकिन वैज्ञानिक ये कहते हैं कि नींबू और मिर्च के टांगने से घर में छिपकली और कीड़े वगैरह बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसलिए लोग नींबू वगैरह टांगा करते थे। तो कुछ दोनों प्रकार से जानेंगे। चलिए बात करते हैं वेदों के अनुसार। वेद क्या कहते हैं? वही वेद जिनके बारे में लखा ने काफ़ी गाया है, वो भजन सुना होगा आपने। वेदों ने तेरी जो महिमा कही है, सही है सही है सही है सही। तो माँ वेदों ने तेरी जो महिमा कही है, सही है सही है सही है सही, ये बात कर रहे हैं लखवीर सिंह लखा। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर वेदों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति श्री हरि विष्णु के नाभि से हुई है। कितना गजब का लॉजिक लगा है मेरे दोस्तों। मतलब उनकी नाभि इतनी बड़ी थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड सारा उसमें से निकला। तो यार ब्रह्मा जी कितने बड़े होंगे। ठीक है, इन्होंने कहा हरि विष्णु के नाभि से हुई है। और वेदों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु जो कि समय और काल चक्र के दायरे से बिल्कुल बाहर रह गए, उनकी नाभि से एक कमल निकला जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। जिससे क्या हुआ? ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। विष्णु नाभि वह सिंगुलरिटी है मतलब एक चीज है जिससे ब्रह्मांड बना और अंत में उसी में मिल जाएगा। है जी, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले मन मूर्ख, बाद में पछताएगा। तो ये कहते हैं ये वाले, ये कह रहे हैं कि क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, मतलब इसी से बने हो और यहीं पर चले जाना है, कुछ नहीं होना, ब्रह्मांड से उत्पत्ति और ब्रह्मांड में ही खत्म हो जाना है। ये कहता है हमारे वेद। क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। अब आगे बढ़ते पता करेंगे यार आगे वेद क्या कहेंगे। आगे वेदों ने बहुत सारी बात कही है। वेदों के आगे चलते हैं उपनिषद है जी। उपनिषद क्या कहते हैं? ब्रह्म यानी ब्रह्मांड, आत्मा, यह तीन तत्व हैं। ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा, ये तीन तत्व हैं। ब्रह्म शब्द ब्रह धातु से बना है जिसका अर्थ बढ़ना होता है या फूट पड़ना होता है। वह ब्रह्म वह है जिसमें से संपूर्ण सृष्टि और आत्माओं की उत्पत्ति हुई है या जिसमें से ये फूट पड़े हैं। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण भी ब्रह्म ही है। विश्व की उत्पत्ति का कारण भी ब्रह्म है और विश्व की विनाश काल है विपरीत बुद्धि वाला कारनामा भी कौन करेगा? ब्रह्म ही करेगा। और ब्रह्म ऐसी चीज है, चार लोग कहीं एक साथ बैठे हुए ताश खेल रहे हो या कुछ खा पी रहे हो या बातें कर रहे हो या किसी की चुगली कर रही हो चार महिलाएं, और उन चार महिलाओं में से एक को बुलाकर और कह दो चाची नमस्ते, बस चुपदे से कान में कह दो और चाची को वहीं बैठा दो। बाकी तीन जो महिलाएं हैं उनके दिमाग में भ्रम पैदा हो जाएगा। इस महिला को कुछ खास बात बता कर गई है वो लड़की जो चाची नमस्ते करके गई है। आप लोग लड़का सोच रहे होंगे लेकिन वो लड़की है। ठीक है, तो उनके दिमाग में भ्रम पैदा हो गया कि ये बता नहीं रही, कुछ ना कुछ तो बात बता कर गई है। ठीक है, चलिए, तो अतः उपनिषद ये कहता है कि जिस तरह मकड़ी स्वयं
स्वयं से जाले का निर्माण करती है, उसी प्रकार ब्रह्म भी स्वयं से स्वयं ही विश्व का निर्माण करता है। ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, उसी से ब्रह्मांड प्रकाशित है। ब्रह्म स्वयं में एक प्रकाश है, उसी से ब्रह्मांड प्रकाशित है। कितना मजा सा रहा, ऐसा लग रहा होगा जैसे मतलब सामने कोई संत महात्मा बाबा जी बैठे हैं और आपको एक प्रवचन सुनने को मिल रहा हो। तो उपनिषद और वेद और ये सब चीज़ें, धार्मिक चीज़ें होती हैं, ये प्रवचन की तरह ही लगती हैं। लेकिन हम लोगों को पढ़ना है दोनों ही तरीके से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और आपका धार्मिक दृष्टिकोण। देखिए बिग बैंग सिद्धांत क्या कहता है, अब आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। बिग बैंग सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी जॉर्ज लेमेंट्रे ने 1960 व 1970 के दशक में किया था। ठीक है, उनके अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था। किससे हुआ था दोस्तों? भारी भारी पदार्थों से उसका निर्माण हुआ था। फिर उसके बाद पता क्या हुआ? उसके बाद इसमें एक अचानक सा विस्फोट हो गया। जब अचानक सा विस्फोट हुआ तो ब्रह्मांडी विस्फोट या बिग बैंग से पदार्थ का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। जैसे साउथ की मूवी आप देखते होंगे, साउथ की मूवी में जैसे एक हीरो को सब लोग, विलन, सब गुंडे लोग जो होते हैं वो सब लोग दाब लेते हैं, लेकिन जैसे उसकी एंट्री होती है दमास, बाहुबली एंट्री करते हो सबको फेंक देते। ठीक उसी प्रकार जब उस पर लगातार दबाव पड़ता चलागा तो इसमें एक महाविस्फोट हुआ जिसको बिग बैंग विस्फोट कहा गया, और उसी में छोटे छोटे सब तारे उपग्रह सब बने। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे और आपको पता करते हैं, आगे की जानकारी आपको देते हैं किसके संबंध में। अलगाव के कारण काले पदार्थ बने जिनके संबंध से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। इनके चारों ओर सामान्य पदार्थों का जमाव होता चला गया जिससे उनके आकार में वृद्धि हो गई। जिनके उनके आकार में क्या हो गया दोस्तों? वृद्धि हो गई। इस प्रकार आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ है जी। इस प्रकार आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ और इनमें पुनः विस्फोट हुआ, और पुनः विस्फोट में जो दोबारा निकले वो तारे कहलाए, और तारों के बाद जो निकले वो ग्रह कहलाए, और ग्रहों के बाद जो निकले वो उपग्रह कहलाए। ऐसे ही धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड का विकास हुआ। ये बात कहते हैं आज के जितने वैज्ञानिक और खगोलविद हैं, और यही हमें माननी पड़ेगी चूंकि एग्जाम में आता भी यही है, और एग्जाम में जो आता है जो सही है आंसर वही मिलेगा, तभी हमें नंबर मिलेंगे, तभी हमें नौकरी मिलेगी, और तभी पता नहीं क्या क्या जीवन में मिलेगा आपको, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली स्लाइड की तरफ आपको बताएंगे। चलिए, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर नाम की एक संस्था है जो 30 मार्च 2010 को सर ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे एक 27 किलोमीटर लंबी सुरंग खोद डाली, और उसमें लार्ज हेडन कोलाइडर यानी LHC, लार्ज हेडन कोलाइडर यानी LHC नामक एक ऐतिहासिक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया, जिसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से, अब देखो प्रकाश की गति कितनी, प्रकाश की गति से टकरा गया, हिग्स बोसन के एक निर्माण का प्रयास किया गया। मतलब इंसान ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई ये प्रैक्टिकल कर रहा पृथ्वी पर रहकर, मतलब खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद रहा मरने के लिए। तो इंसान ने अपने मरने का सौदा खुद तैयार किया कर रहा है। तो जैसे इन्होंने किया तो उन्होंने क्या कहा, हिग्स बोसन नाम का एक गॉड पार्टिकल इसमें पाया गया। जैसे ये देखो दोनों तरफ से इसको प्रकाश की गति से टकरा गया, इसमें विस्फोट हुआ, और पता करा कि हाँ ये ऐसी स्थिति बनी होगी जब ब्रह्मांड बना होगा। ठीक है, देखिए इस महाप्रयोग के माध्यम से ब्रह्मांड के जन्म के उन अनसुलझी अवधारणाओं की परख की गई या की जाएगी, अभी पूरी हुई नहीं है, जिससे अब तक डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, एक और डायमेंशन, हिग्स बोसन और गॉड पार्टिकल नाम के जो तत्व मिले उनको इन नामों से पुकारा जाता है। लगभग 50 वर्षों के प्रयास के बाद अंततः जो सर्न है ने 4 जुलाई 2012 को एक हिग्स बोसन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल खोज निकाला सफलतापूर्वक। ये इनकी बहुत बड़ी सफलता थी। चलिए बढ़े आगे, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और पता करते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में वो कौन सी बात है जो मैं आपको बताना भूल रहा हूँ। 20वीं सदी के प्रतिभाशाली ब्रह्मांड विज्ञानी फ्रेड हॉयल का नाम आपने सुना होगा, फ्रेड हॉयल का नाम सुना होगा, और उनके मित्र ब्रिटिश गणितज्ञ हरमन बॉडी का नाम भी आपने सुना होगा। दोनों ने मिले और अमेरिका के वैज्ञानिक थॉमस गोल्ड को साथ लिया। थॉमस गोल्ड को साथ लेने के बाद संयुक्त रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक सिद्धांत दे डाला। जब इन्होंने एक सिद्धांत दे डाला तो उन्होंने बताया कि यह सिद्धांत स्थायी अवस्था सिद्धांत के रूप में जाना जाएगा। क्यों भाई स्थायी अवस्था सिद्धांत के रूप में क्यों जाना जाएगा जी? इसलिए जाना जाएगा स्थायी अवस्था सिद्धांत के रूप में
क्योंकि ये संसार में सब चीज स्थायी है। हायल बॉडी और गोल्ड ने भूत प्रेतों से संबंधित एक फिल्म देखी। देखो कितनी मजे की बात है, इन्होंने घोस्ट यानी भूत प्रेतों की एक मूवी देखी। मूवी देखने के बाद इनके दिमाग में कुछ विचार आए और इस सिद्धांत के अनुसार न तो ब्रह्मांड का कोई आदि है और ना ही कोई अंत है, ना तो इसका शुरुआत की पता है ना इसके अंत की पता है। ये भूत प्रेतों की मूवी देखने के बाद इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया और यह समय अनुसार अपरिवर्तित रहता है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हालांकि इस अवधारणा को, इस सिद्धांत को मान्यता कम मिली है। ठीक, चलिए बढ़े आगे। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम मान सकते हैं कि हाँ ये बातें ठीक ठाक हैं, लेकिन सारी बातें ठीक ठाक नहीं हो सकती। चलिए बढ़े आगे। भौतिक नियम सार्वभौम होते हैं और इसका तात्पर्य यह है कि विज्ञान कोई भी प्रयोग एक समान स्थितियों के अंतर्गत संपन्न किया जाए तो वह संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं पर भी एक समान परिणाम देगा। ये बात कह रहे हैं स्थायी अवस्था सिद्धांत वाले। पर्याप्त रूप से विराट ब्रह्मांड समांगी है, मतलब इसका ये समांगी है, 17 के अंग है। ब्रह्मांड में कोई भी वरीय दिशा नहीं है, मतलब इसकी कोई दिशा नहीं है, सब दिशा में फैला है, समदैशिक है। ठीक है, ब्रह्मांड सभी कालों में तत्वत यानी एक समान है, मतलब कोई भी काल आ जाए, भूतकाल, भविष्यकाल या आपका वर्तमान काल, सब में एक समान है, कोई परिवर्तन इसमें होने वाला नहीं है। स्क्रीनशॉट भी लेते रहना भी साथ साथ। चलिए एक आता है दोलन का सिद्धांत। अच्छा, मैं दोलन का सिद्धांत जो कराऊंगा वो बाद में कराऊंगा, ठीक है। दोलन के सिद्धांत में थोड़ा सा दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ाना मुझे। तीसरी थ्योरी देख लीजिएगा, आकाश गंगा। अब देखो आकाश गंगा क्या है, इसकी बात करेंगे हम अगली स्लाइड में। चलिए बता देता हूं आकाश गंगा क्या है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है, मतलब जहां बहुत सारे तारे इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें केंद्रीय बल्ज पाया जाता है और 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। ये तीनों घूर्णनशील भुजाएं अनेक तारों से निर्मित होती हैं और बल्ज आकाश गंगाओं के केंद्र को कहा जाता है। वहां तारों का संकेंद्रण सर्वाधिक होता है और प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। ऐसा लगता है कि हमें पढ़ाने वालों ने, हमें बताने वालों ने तुक्का मारा है सब में। 100 अरब आकाश गंगाएं, 100 अरब तारे, 100 अरब खगोलीय पिंड। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा यार। चलो फिर भी जो भी है मानना पड़ेगा, मजबूरी हमारी है जी। इससे अलग हमारे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं है। ये देखो कितने सारे तारे हमारे पास ये इकट्ठे हुए हैं, तो यहाँ तारे इकट्ठे हुए हैं तो इसको क्या कहेंगे हम, आकाश गंगा कहेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारी आकाश गंगा को क्या कहा जाता है, हमारी आकाश गंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। हमारी आकाश गंगा को क्या कहा जाता है, मंदाकिनी कहा जाता है। और इसकी आकृति कैसी है, सर्पिलाकार है। इसकी आकृति कैसी है भाई, सर्पिलाकार है यानी स्पाइरल है। इस प्रकार की आकाश गंगा में नए और पुराने तारे बनते रहते हैं और बिछड़ते रहते हैं। बढ़े आगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। चलिए, मिल्की वे रात के समय दिखाई पड़ने वाले तारों का एक समूह है जो हमारी आकाश गंगा के भाग है। इसी कारण हमारी आकाश गंगा को मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण हमारे आकाश गंगा को मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा के सबसे निकट की आकाश गंगा है, जो हमारी आकाश गंगा में 2.0 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। बहुत सारी बातें हैं जो आपको इसमें बताऊंगा आगे अगली वीडियो में। ओरियन नेबुला क्या, आपने नाम सुना होगा। ओरियन नेबुला क्या होता है, ओरियन नेबुला हमारी आकाश गंगा का सबसे शीतल और सबसे चमकीला तारों का एक समूह है। ठीक है, हमारी आकाश गंगा का व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है, मतलब लाखों से नीचे बात ही नहीं है। 10 लाख, 1 अरब ऐसे बातें होंगी बहुत बड़ी बड़ी। सूर्य हमारी आकाश गंगा की परिक्रमा 200 मिलियन यानी 20 करोड़ वर्षों से भी अधिक समय में कर रहा है। मतलब यार इतना अंदाजा किसने लगाया भाई, मानना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेकंड में इतना भागता है तो 10 सेकंड में इतना भागेगा, 20 में इतना भागेगा। मैथमेटिक्स वाले बैठे हैं बड़े तेज, गोल्डी सर जैसे, सब अंदाजा लगा देते हैं। चलिए, साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित तथा सूर्य के 2 गुने द्रव्यमान वाले तारा है और यह सूर्य से 20% अधिक चमकीला है। यह एक रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य का एक निकटतम तारा है और यह सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपको दिखा रहा हूं, ये आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी।
प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये हमारा सन यानी सूर्य, ये साइरस, ये सन, दोनों का आधार पर इसको मैं दिखा रहा हूं। चलिए साइरस डॉग स्टार जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो दूर से देखने में ऐसा लगता है। चलिए बस बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लाइव सेशन टिल नाउ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो में बहुत बहुत मजा आया होगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, ज्ञान देने वाली लगी है और आप लोगों को एंजॉयबल भी लगी है, जैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। जैसे आपका कमेंट बॉक्स में आता है तो मैं अतुल कुमार मसोतिया खुद उस कमेंट का जवाब दूंगा आपको अपने शब्दों में, ठीक है। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।